Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर मित्रों, जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट और सीटेट भर्ती 2021 हेतु मनोविज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों का संग्रह आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो अच्छी तरह से पूरे 20 प्रश्नों को देखिएगा, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक करके जा सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है साथियों, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, अनुभव करना, इच्छा करना, गति करना। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हैं। सीटेट हो, रीट भर्ती हो, अन्य कोई शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो देखिएगा, रुचि का पहलू नहीं है तो यहाँ पे आपके जानना, अनुभव करना, इच्छा करना रुचि के पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो गति करना क्या रुचि के अंतर्गत आएगा? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। इस प्रकार से ये जो प्रथम प्रश्न है, इसका जो चौथा विकल्प है गति करना, यह आपका सही आंसर रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपके सेकंड प्रश्न आता है मित्रों, ये देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाई, कलात्मक और सामाजिक। तो साथियों, स्प्रेंजर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसके आधार पर बताना है कि कौन सा इन्होंने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा। आपका अच्छी तरह से मूल्यांकन ऐसे प्रश्नों से हो जाता है। देखिए, इन्होंने सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक ये तो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, किंतु जो सुडोलकाई व्यक्तित्व प्रकार है, ये गोलकाई, सुडोलकाई ऐसे प्रकार स्प्रेंजर के द्वारा नहीं बताए गए हैं साथियों। अतः यहाँ जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 2 में, वो ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं मित्रों। टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और तार्किकता। तो मित्रों, जो टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण है, सृजनात्मकता का, तो सृजनात्मकता में देखिए, टोरेंस का हो या किसी का भी हो, सृजनात्मकता का अगर परीक्षण है तो सृजनात्मकता की जो तत्व होते हैं उसमें लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता जैसी चीज़ें होती है। लेकिन ये जो तार्किकता वाली चीज़ है, ये सृजनात्मकता से नहीं बल्कि बुद्धि से संबंध रखती है साथियों। अतः यहाँ पर ये जो तार्किकता वाला विकल्प है, ये सृजनात्मक परीक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं साथियों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, छात्र का स्वचित्रण किसे कहा जाता है? स्वचित्रण किसे कहेंगे मित्रों? पोर्टफोलियो को, उपव्याख्यान को, मापन को और कोई नहीं। तो देखिए, एक जो छात्र होता है विद्यालय में पढ़ने वाला, उस छात्र का स्वचित्रण पोर्टफोलियो फाइल को कहा जाता है। जिस फाइल में बच्चे की जो उन्नति है, बच्चे की जो प्रगति है, उसका लेखा जोखा या उसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कौन कौन सी चीज़ें सीखी है, इन सभी के बारे में पोर्टफोलियो में आसानी से आप पता कर सकते हो। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 4 में। स्वचित्रण किसे कहेंगे? छात्र का पोर्टफोलियो को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 मित्रों। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? तो अधिगम के संबंध में जो एक धारणा है निर्मितवादी विचार, जो विचारधारा है निर्मितवादी, ऐसे अलग अलग प्रकार की, जैसे साचर्यवादी है, व्यवहारवादी है, गेस्टाल्टवादी है, संरचनावादी है, उसी प्रकार देखिए ये जो विचारधारा है निर्मितवादी, तो उसके बारे में, अधिगम के बारे में आपको बताना है निर्मितवादी विचार कौन सा नहीं है। पहला विकल्प है, अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा सुगम होता है। और अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है। तो मित्रों देखिए, जो निर्मितवादी विचार है वो कहता है कि अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, ये मानता है ये।
अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है, ये भी ये मानता है निर्मितवादी विचार। ये सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है, ये भी मानता है, लेकिन अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है, ये कथन गलत है साथियों। ये निर्मितवादी विचार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 6 में, वो ही सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे साथियों। भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव है, पित्त, कफ और वात। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है। विकल्पों को देखिएगा, घटना क्रिया शास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो साथियों देखिए, व्यक्तित्व के यहाँ पर 3 प्रकार 3 अवयव दे रखे हैं, पित्त, कफ, वात। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 3 प्रकार है। तो ये फिर कौन से सिद्धांतों में आएंगे व्यक्तित्व में? प्रकार सिद्धांतों में। एक होता है शील गुणों का सिद्धांत। शील गुणों में 2 नाम चलते हैं, एक तो आपके आरबी केटल का नाम चलता है और आपके नाम चलता है आलपोर्ट का। आलपोर्ट का मुख्यतः है शील गुणों में नाम लिया जाता है साथियों। और एक होता है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पहला, तीसरा, चौथा नहीं, बल्कि ये प्रकार सिद्धांत में आएगा, जहाँ पर व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, वो प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 मित्रों, 8वां क्वेश्चन है, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है अंतः वैयक्तिक भिन्नता का, मापनीय वैयक्तिक भिन्नता का, अवलोकनीय वैयक्तिक भिन्नता का और अंतर वैयक्तिक भिन्नता का। तो देखिए 2 चीज़ें होती है, अंतः वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक, दोनों अलग अलग है साथियों। यहाँ पर किसी बालक की बात की जा रही है, बुद्धि में औसत, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत। मतलब औसत, निम्न, उच्च सभी प्रकार की वो अलग अलग क्षेत्रों में योग्यता रखता है। तो यहाँ पर अवलोकनीय और मापनीय नहीं रहेगा, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, इन दोनों में से एक को छांटना है। तो खुद की अगर बात की जाए तो उसको अंतःवैयक्तिक भिन्नता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अंतःवैयक्तिक भिन्नता के नाम से उसको जाना जाएगा। अंतर्वैयक्तिक होता है दूसरों के संवेगों को, दूसरों की जो दृष्टिकोण है उनको समझने की क्षमता। तो साथियों इस प्रकार प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची और बालक अंतर्बोध परीक्षण। मित्रों प्रश्न नंबर पूछ रहा है 9, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। तो देखिए मतलब व्यक्तित्व आकलन की 2 प्रकार की तकनीकें होती है, एक होती है प्रक्षेपी और एक होती है अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी तकनीक में व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन के आधार पर अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और फिर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो देखिए शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, ये प्रक्षेपी में आती है। लेकिन जो मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची है ये साथियों अप्रक्षेपी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर प्रक्षेपी तकनीक ये नहीं है, बल्कि ये कौन सी है? अप्रक्षेपी है मित्रों। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न संख्या 9 में, वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। आपके 10वां क्वेश्चन है मित्रों, एक अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है? उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। तो साथियों अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड करने की पूरी कोशिश की है। देखिए प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई हो, मौलिक हो, उपयोगी हो। तो नई, मौलिक, उपयोगी ये कहलाता है सृजनात्मकता। वो क्या कहलाएगी साथियों? सृजनात्मकता। देखिए मौलिक और नई, जहाँ पर लचीलापन, मौलिकता, नवीनता, ये चीज़ें सृजनात्मकता से ही संबंधित होती है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 मित्रों 11वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन और युग्मज। आनुवांशिकता की इकाई
किसे कहा जाएगा? 11वें प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, रीट शिक्षक भर्ती, सीटेट शिक्षक भर्ती या अन्य किसी भी राज्य में जो शिक्षक भर्ती में साइकोलॉजी का पेपर आता है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो देखिए, आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है जीन को। किसको कहा जाता है? जीन को ही आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 11 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। निम्न में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है और विकास के विभिन्न पक्षी पृथक है। तो मित्रों, विकास के बारे में सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर का चयन कीजिए साथियों। देखिए, अगर हम देखें विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है, नहीं सम्मिलित होते हैं साथियों, ये गलत है। यादृच्छिक मतलब अचानक नहीं होता है, आनुवांशिकी का ही नहीं बल्कि वातावरण का भी परिणाम है साथियों। तो यहाँ पर इस प्रकार ये 3 कथन हम गलत कर सकते हैं। ये जो तीसरा कथन है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, मतलब पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है साथियों। इसलिए ये जो तीसरा विकल्प है कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहारपरक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का और सूचना प्रसाधन उपागम का। तो साथियों, कक्षा में देखिए, कक्षा है एक, उसमें जो छात्र है वो समूहों में परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, समूहों में। तो साथियों, समूहों में जो कार्य किया जाएगा फिर वो किस में आएगा? सामाजिक निर्मितवादी उपागम में आ जाएगा मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक आप कर सकते हो, और अगर आप हमें सपोर्ट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो और हमें मोटिवेशन दे सकते हो साथियों। किसी भी प्रकार की जो यहाँ टेस्ट लिए जाते हैं उनकी अगर पीडीएफ लेना है तो उस पीडीएफ के लिए स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल है साथियों, उसको आप ज्वाइन करें और निःशुल्क हर चीज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 14 है केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। सॉरी, यहाँ पे मैंने अशाब्दिक लिखा था तो थोड़ा मिस टाइप मेरे से हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों आप सभी से कि यहाँ पर एक ए की वजह से पूरा जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ शाब्दिक और अशाब्दिक थोड़ा सा आप सपोज कीजिए इस चीज़ को। तो जो केटल ने संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया है साथियों, वो व्यक्तिगत शाब्दिक तो है नहीं, सामूहिक अशाब्दिक भी नहीं है साथियों, सामूहिक नहीं है वो, लेकिन वो एक अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? आरबी केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है साथियों। भाई शाब्दिक तो नहीं रहेगा, ये पहला और चौथा गलत हो गया। अब सामूहिक अशाब्दिक भी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 15 है मित्रों, निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसको हम अवलोकन आधारित अधिगम भी कहते हैं, उसमें सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। तो साथियों देखिएगा, जो अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है उस चीज़ को बताना है। तो मित्रों इसमें अवधान भी होता है, मतलब ध्यान केंद्रित करता है बच्चा अवलोकन अधिगम में, धारणा बनाता है, उसको अभिप्रेरणा भी मिलती है, लेकिन अनुभवात्मक जैसा इन्होंने कोई तत्व नहीं बताया है। तो प्रश्न 15 में आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मित्रों। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और उपयुक्त सभी। तो साथियों स्वलीनता के लक्षण हैं बिल्कुल
रूढ़िबद्ध व्यवहार हो, कमजोर सामाजिक व्यवहार हो, कमजोर संप्रेषण हो, ये सभी चीज़ें स्वलीनता के लक्षणों के अंतर्गत आ जाती है। अतः मित्रों प्रश्न 16 में चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है। 17वें प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है, तो उस व्यक्तित्व की बनावट को क्या कहा जाएगा? परा अहम, अहम व परा अहम दोनों, इदम और अहम। तो साथियों यहाँ पर एक बात आ रही है कि मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही, मतलब जैसे अपने माइंड में, अपने मन में कोई तीव्र इच्छा ने जन्म लिया है और तुरंत और अनैच्छिक रूप से सभी नियमों को, जीवन की सत्यता को, नैतिकता की अवहेलना कर रहे हो, तो फिर इसको हम कहेंगे साथियों इदम। किस प्रकार का व्यक्तित्व है वो? इदम, जिसको इड भी कहा जाता है, जो सुखेप्सा सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करती है? सुखेप्सा सिद्धांत। अर्थात सुखेप्सा सिद्धांत, व्यक्ति सुख ही प्राप्त करना चाहेगा, पार्श्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति वो हो जाएगा, उसको दूसरे के नुकसान से, हानि से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मित्रों तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। तो साथियों 3 महीने में तो कोई भी बच्चा सार्थक शब्द बोलेगा नहीं, 6 महीने में भी नहीं बोलेगा, 35 से 40 महीने ज़्यादा हो जाते हैं, 3 साल हो गए ये तो। जब बच्चा 10 से 13 महीने का हो जाता है तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो इस उम्र में ही सार्थक शब्द बोलना आरंभ करते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 18 में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे साथियों। अधिगम में उपयोग व अनुपयोग के नियम को कहा जाता है प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम और कोई नहीं। तो साथियों उपयोग और अनुपयोग, ये जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं उसमें एक नियम आता है अभ्यास का नियम, जिसको कहा जाता है श्रम का नियम। अभ्यास के नियम को ही क्या कहा जाता है? श्रम का नियम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत भी 2 उपनियम हैं, एक तो उपयोग का और एक अनुपयोग का। अगर आप किसी चीज़ का उपयोग करोगे तो आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे, और अगर आपने उपयोग करना बंद कर दिया तो उस चीज़ को आप भूल जाओगे साथियों। इस प्रकार ये श्रम के नियम या अभ्यास के नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न 19 में दूसरा विकल्प सही है मित्रों। और अंतिम और 20वां क्वेश्चन पे देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 20 आपके है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिस वर्ष लागू किया गया 1990 में, 1993 में, 1998 में और सन 2000 में। तो मित्रों जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है ये सन 1998 में लागू किया गया है। कब? 1998 में। विकल्प नंबर 3 सही है। हमें कमेंट करके बताएं साथियों कि वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाए। वैसे पूरी कोशिश की है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको किसी भी कंडीशन में गलत न बताया जाए, लेकिन अगर मानवीय भूल कोई हुई हो तो बिल्कुल उसमें संशोधन किया जा सकता है, बाय चांस अगर एकाध प्रश्न में ऐसा हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे साथियों आप सभी का। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें यार, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ लोग हमसे जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों सभी को जो आपने वीडियो को पूरा देखा है। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन दबा लें साथियों, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।